Hi, I am Rishu Udit and this is my second video from this series Statistics Simplified। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि इस सीरीज़ में स्पेसिफिकली मैंने बहुत इजी एक्सप्लेनेशंस डाली हैं। सभी वीडियो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और ये मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई हैं कि ताकि कोई भी अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो वो भी और स्कूल स्टूडेंट है तो वो भी या कोई भी जो भी स्टैटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली लेना चाह रहा है तो वो मेरी इन वीडियोस के थ्रू स्टैटिस्टिक्स को एज अ सब्जेक्ट अच्छे से समझ सके। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था स्टैटिस्टिक्स पर कि इंट्रोडक्शन पर मैंने बात की थी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है या उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल को भी मैंने वहाँ पर टच किया था बट बहुत ही एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। अब इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। तो डिस्क्रिप्टिव एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर हम डेटा को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डेटा को समझते हैं। ठीक है, कि हमारा डेटा हमें क्या कहना चाह रहा है, उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन सिंपली डिराइव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। हाउ? थ्रू यूजिंग सम ऑफ द टूल्स एंड प्रोसीजर्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस डेटा को ज़्यादा समराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सो वी समराइज द डेटा, वी ऑर्गेनाइज द डेटा। जो भी आपको इतना ज़्यादा डेटा गिवन होता है जिससे कि सिर्फ उस डेटा को देख के आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन आप उससे नहीं निकाल पा रहे, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो डेटा आपको क्या कहना चाह रहा है, तो आप उसको क्या कर देंगे और एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज कर दोगे। अलाइक चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे, टेबल्स बना दोगे। ठीक है, तो इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को समराइज कर लेते हैं और उससे फिर हम इसको प्रेजेंटेबल बना देते हैं फॉर द यूज़र। ठीक है, डेटा जो है वो मोर मीनिंगफुल आपका वहाँ पर बन जाएगा, मोर प्रेजेंटेबल बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपका यही एग्जाम्पल पुट किया था कि सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 1000 एम्प्लॉयज़ का सैलरी का डेटा आपने HR से कलेक्ट कर लिया है। उनकी सिंपली एम्प्लॉई IDs के अगेंस्ट उनकी डिटेल्स लिखी हैं कि उनको सैलरी में क्या क्या ऑफर हो रहा है, CTC क्या है, इंसेंटिव्स उसमें कितना है, सारा ब्रेकअप है। ठीक है, तो अब सपोज़ मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग सैलरी लेस देन 50K और मोर देन 50K। तो आप सिर्फ उस डेटा को देख के नहीं बता सकते हो 1000 एम्प्लॉयज़ की देख के, बट अगर मैंने उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, अगर सपोज़ मैंने उसकी टेबल्स बनाई हुई हैं कि 10 से 20 हज़ार के बीच में इतनी है, 20 से 30 हज़ार में इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, इतने एम्प्लॉयज़ की नंबर ऑफ इतने एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, तो उससे आप सिंपली उस टेबल को देखेंगे और आप कैलकुलेट करके बता देंगे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इन सबको ऐड ऑन करेंगे और आप बता देंगे कि बिलो 40 के इतने एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? आप वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन तब निकाल पाए जब वो डेटा ऑर्गेनाइज था, वेल प्रेजेंटेड था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर किस तरह के टूल्स को अप्लाई करते हैं, कैसे उस डेटा को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो पहला तो आ जाता है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि आप पिक्चर्स का बेसिकली यूज़ करते हैं, ग्राफ्स का, चार्ट्स का, टेबल्स का। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, टेक्स्ट को कुछ पिक्चर्स में, कुछ ग्राफिक्स में डाल दिया जिससे कि वो डेटा ईजीली क्विक टू अंडरस्टैंड हो गया, आपका ईजी टू अंडरस्टैंड हो गया। टेबल्स का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। इसके अलावा जैसे आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो न्यूज़पेपर क्योंकि कोई भी जल्दी में देखते हो, आप सुबह पढ़ते हो उसको, तो उस टाइम आप कुछ इकोनॉमिक्स सेक्शंस पर स्पेशली आप देखेंगे, फिनेंस सेक्शन में जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, या इस तरह के काफ़ी आपके प्राइस इंडेक्सेस और आपकी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि आपको चार्ट्स की फॉर्म में वहाँ देखने को मिलेंगी, ग्राफ्स की फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो वो इतना ईजी होता है, क्विक होता है समझने के लिए कि आप सिंपली एक पिक्चर को देख रहे हैं, एक ग्राफ को देख रहे हैं और आपको समझ आ जाता है कि इवन काफ़ी ईयर्स का डेटा आप इजीली समझ पाते हो 1 मिनट के अंदर कि सपोज 2013 में हमारे प्राइसेस काफ़ी अप जा रहे थे, 2020 में नीचे आ गए थे, अब 23 में फिर से अप जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप वैसे डेटा को पढ़ने बैठेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल्स, ग्राफ, चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं ईदर और एनी अदर पिक्टोरियल मैथड विच यू कैन यूज़ टू ऑर्गेनाइज योर डेटा। नेक्स्ट इज योर न्यूमेरिकल मैथड्स। तो न्यूमेरिकल मैथड्स में आप क्या करते हैं, अब यहाँ पर भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। वन इज़ योर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वन इज़ योर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किस लिए यूज़ की जाती है?
आप डेटा में चेक करते हैं कि आपकी सेंट्रल वैल्यू क्या है, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, जैसे सपोज ये मैं सिंपली समझा रही हूँ, कोई भी डेटा वैल्यूज़ ये हैं आपकी, अगर मैं इनको ग्राफ में प्लॉट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से स्प्रेड है, इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ आई हुई हैं। अब आप अगर सेंट्रल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो सेंट्रल वैल्यू आपकी कुछ यहाँ किसी पॉइंट पे निकलेगी। तो सेंट्रल वैल्यू आपकी बेसिकली होती क्या है कि आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उन 1000 एम्प्लॉयज़ की जितनी भी सैलरीज़ हैं, वो सभी उस सेंट्रल वैल्यू के अराउंड लाई करती हुई मिलेंगी आपको, ठीक है। वो एक ऐसी वैल्यू होती है, वो एक ऐसा बीच की वैल्यू होती है जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट टूल्स क्या हैं। वन इज़ योर मीन विच इज़ मोस्ट कॉमन, जो कि आप स्कूलिंग से भी पढ़ते आ रहे हैं। मीन आपका सिंपली एक एवरेज होता है जिसमें आप क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ का सम लेंगे, एडिशन करेंगे और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज़ से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। वो एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है सभी वैल्यूज़ को। नेक्स्ट आपका मीडियन आ जाता है। तो मीडियन क्या होती है, आपकी मिडल मोस्ट वैल्यू, जो आप सिंपली डेटा को अरेंज करेंगे एक सीक्वेंस में और मिड की वैल्यू निकाल लेंगे। मोड क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। जैसे कि सपोज जो सभी सैलरीज हैं उसमें कुछ एक की सैलरी 20,000 से नीचे है, कुछ एक की सैलरी जो बिल्कुल टॉप लेवल पोजीशंस पे हैं उनकी 2 लाख से अबोव है, लेकिन मोस्टली हमें जो सैलरीज देखने को मिल रही है वो 50, 60, 70 के आसपास मिल रही है। तो जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही है वो वैल्यू आपकी कहाँ मिलेगी, लगभग इस 50 to 70 के बीच में कहीं मिलेगी, क्योंकि मोस्टली एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ये सैलरी ले रहे हैं। तो वो आपका कहाँ से निकलता है, मोड से हमने इस तरीके से वैल्यूज़ कैलकुलेट की कि जो सबसे ज़्यादा बार हो रही है, जो सबसे ज़्यादा सैलरी उस वैल्यू सेट में देखने को मिल रही है, तो वही आपका क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। तो ये तो थे आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके डेटा के अंदर वेरिएशन को बताते हैं कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो कितनी ज़्यादा स्प्रेड हैं, कितना ज़्यादा उनके अंदर वेरिएशन है। जैसे कि सेम एग्जाम्पल में अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो 1000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो 10 से 15 हज़ार है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी 10 से 15 लाख है। तो यहाँ पर क्या है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। किसी एम्प्लॉय को तो हम बिल्कुल कम सैलरी दे रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को हमने बिल्कुल ही टॉप पोजीशन पर रख दिया कि उसको 10-15 लाख दे रहे हैं। तो वहाँ पर वेरिएशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके डेटा सेट में, अगर आपके 1000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिटेल्स में मोस्टली एम्प्लॉयज़ की आसपास सैलरीज है और एक्सट्रीम्स पर बहुत कम है, तो हम कहेंगे कि उनमें वेरिएशन कम है। सभी की सैलरीज लगभग 10, 20, 30 हज़ार के डिफरेंसेस पर लाई करती है। तो ये इसके लिए भी हमें 3-4 मेजर्स यहाँ पर दिए गए हैं, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, और डिस्पर्जन में भी फर्दर फिर 4-5 आ जाते हैं आपके इंटरक्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब। तो ये सब ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो में नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्योंकि ये अपने आप में एक चैप्टर्स हैं, पूरी वीडियोस इन पर बनेंगी, मीन पर, मीडियन पर, मोड पर। तो यही आपकी अपकमिंग मेरी वीडियोस होने वाली है इस सीरीज़ में। इसमें मैं आपको एज अ होल ये समझा रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स का कौन सा पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव के अंडर आता है और कौन सा पार्ट आपका इन्फेरेंशियल के अंदर आता है, और उनमें फर्दर फिर क्या रिलेशन है। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि ये जो सारे टूल्स हैं ये इनको डिस्क्रिप्टिव के अंडर क्यों डाला गया, क्योंकि ये सभी आपके सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं बस। इसके अलावा, इसके आगे और कुछ भी आप इनको यूज़ करके नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं या कॉम्प्लेक्सिटी में जब आप जाएंगे तो वो आपका किसके अंडर आ जाएगा, इन्फेरेंशियल के अंदर। तो अब इसके बाद हम लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। नाउ दिस इज दैट पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स वेयरइन वी इन्फर, ठीक है, वी ड्रॉ सम कंक्लूजन्स और सर्टेन अजम्पशंस। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे डेटा को इस तरीके से एनालाइज करेंगे, इस तरह से कुछ कोरिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे कि सर्टेन अजम्पशंस वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। फर्दर समझते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है। तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस समझिए, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैसे काम करता है। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपकी एक अज्यूम्ड स्टेटमेंट होती है, ठीक है, कोई भी एक ऐसी अज्यूम्ड स्टेटमेंट विच इज़ येट टू बी टेस्टेबल, ठीक है। और हम इसे टेस्ट कैसे करते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स और बाय कलेक्टिंग वेरियस फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज मैंने वो जो 1000 एम्प्लॉयज़ का आपको एग्जांपल दिया है, उसमें अब हमने सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब कर लिया था अंडर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब हम इन्फेरेंशियल में कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज मैंने एक हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट की, मैंने एक स्टेटमेंट अज्यूम की कि वो एम्प्लॉयज़ जिनका 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, द एम्प्लॉयज़ हैविंग मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आर हैविंग सैलरीज मोर देन 60,000। ठीक है, ये मैंने एक अज्यूम कर ली, एक स्टेटमेंट जो कि मेरी क्या है, हाइपोथेसिस। अब मैं क्या करूँगी, इस डेटा को यूज़ करके ये चेक करूँगी कि क्या मेरी ये स्टेटमेंट ठीक है, क्या मैंने जो पॉपुलेशन के बारे में अजम्पशन बनाई है क्या वो करेक्ट है, राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यू आर टेस्टिंग योर अजम्पशन, योर स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर वो ठीक प्रूव हो जाती है तो आपकी वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, वो एक कंक्लूजन बन जाएगा आपके पॉपुलेशन के बारे में। और अगर वो रॉन्ग प्रूव होती है तो वो कंक्लूजन नहीं बनेगा, आपकी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब इसको चेक कैसे किया जाएगा या कैसे इसको एक कंक्लूजन बनाया जाएगा पॉपुलेशन के बारे में। एंड दैट इज़ योर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो वो कैसे काम करता है, अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, वन इज़ योर पॉपुलेशन एंड वन इज़ योर सैम्पल। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है कि पॉपुलेशन आपका वो कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है जिस पर भी आप अपनी स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर रहे हैं, जिसको भी आप समझना चाह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो 1000 एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे क्या है यहाँ पर, पॉपुलेशन। अब सैम्पल क्या है, उसमें से हमने कुछ एक एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लिया एज अ सैम्पल, जिनको अब हम स्टडी करेंगे और उसको यूज़ करके पॉपुलेशन को समझेंगे, पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, ये आपका क्या है, लार्जर डेटा सेट, और ये आपका क्या है, स्मॉल सैम्पल, जो कि हमने किससे डिराइव किया है, लार्जर डेटा सेट से ही। ठीक है, अब जो सैम्पल को समझाएंगे हमें, जो सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या कहलाती हैं, स्टैटिस्टिक्स, और पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पैरामीटर। तो हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स पर वर्क करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को हम एस्टिमेट करेंगे। हम इस सैम्पल को, मान लो 50 एम्प्लॉयज़ मैंने उन 1000 में से सिलेक्ट किए हैं जो मेरा सैम्पल है, उन 50 एम्प्लॉयज़ पर मैं ये चेक करूँगी कि उनमें से कितने लोगों के एक्सपीरियंसेस 10 साल से ज़्यादा हैं और कितनों की सैलरी, और क्या उनकी सैलरी 60,000 से ज़्यादा है या नहीं। तो उसके बेसिस पर जो मेरे कंक्लूजन्स आएंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, वो मेरा क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स। अब मैं उन 1000 का चेक नहीं करना चाह रही हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं उतना कॉस्ट नहीं लगाना चाह रही हूँ, कुछ भी, वट एवर मे बी द रीज़न, बट अब मैं पॉपुलेशन पर काम ना करके मैंने सिर्फ सैम्पल पर, सिर्फ 50 एम्प्लॉयज़ पर काम कर लिया और ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि हाँ ये बात सही है, जिन जिन एम्प्लॉयज़ का 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनकी 60,000 से प्लस सैलरी थी। तो अब मैं इस स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर पैरामीटर को एस्टिमेट करूँगी, पैरामीटर को कंक्लूड करूँगी कि अगर स्टैटिस्टिक्स ये कहता है तो पैरामीटर भी यही है कि जितने लोगों की सैलरी, जितने लोगों का एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा है उनकी सैलरी भी 60K से अबोव है। तो ये जो पैरामीटर है जो पॉपुलेशन के बारे में है, ये मैंने कैसे एस्टिमेट किया, यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यही जो आपका प्रोसेस है वो क्या है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, की यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स, यूजिंग द सैम्पल, यू एस्टिमेट द पॉपुलेशन, यू मेक सम कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन। ओके, तो टूल्स की बात कर लेते हैं अब, जो हम यूज़ करते हैं अंडर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट आ जाता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो भी मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस समझाया है वो आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही था। नेक्स्ट आ जाता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन रिग्रेशन बेसिकली आपकी वो स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे कि हम कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन चेक करते हैं, उनमें कितना रिलेशन है, एक के होने पर दूसरे पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, बारिश के बढ़ जाने से हमारी फसल ज़्यादा उगेगी, कम होगी, क्या होगी, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हमारा क्या है, कोरिलेशन। तो अगर हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच में जो एसोसिएशन है उनकी डायरेक्शन या डिग्री चेक कर रहे हैं कि एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ ही रहा है या एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है, ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, कोरिलेशन। लेकिन अगर हम उस एसोसिएशन को परफेक्ट, उसका अमाउंट जानना चाहते हैं कि कितना बढ़ने पर कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ने पर कितना घटेगा, तो वो अमाउंट क्या, कौन बताएगा हमें, रिग्रेशन। ठीक है, तो रिग्रेशन जो है वो आपका और कॉम्प्लेक्स वर्जन हो जाता है, वो आपको और एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा उस एसोसिएशन के बारे में। ठीक है,
नेक्स्ट आपके आ जाते हैं पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट विच अगेन कम्स अंडर दिस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक भी वही है कि आपका हर एक टॉपिक जो है ये एक सिंगल वीडियो है, तो मैं आपको ये पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट हाँ, आप अगर अभी से समझना चाह रहे हैं तो आपको स्टैटिस्टिक की सभी वीडियोस को अपलोड होने का वेट नहीं करना। आपको आप मेरी रिसर्च मैथडोलॉजी की प्लेलिस्ट में भी आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी नॉन पैरामीट्रिक एंड पैरामीट्रिक टेस्ट पर, तो आप जाकर वो सिंपली चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा। तो और कोई भी क्वेरीज़ हैं आपकी या कुछ भी आप फर्दर चाहते हैं मेरी वीडियोस में चेंजेस करवाना, तो उसके लिए आप मुझे सजेशंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यू मे लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल। और चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस सीरीज़ में फर्दर जितनी भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करने जा रही हूँ या रिसर्च मैथडोलॉजी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी भी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।